दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी भी वारदात हुई है जिसने पूरे हैदराबाद को झकझोर कर रख दिया। आज की कहानी एक ऐसे कांड के बारे में है जिसमें हवस की आग ने एक बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना को अंजाम दे दिया। ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और या आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स के जवाब हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं लेते हैं आपका और जानते हैं पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से। हैदराबाद के मेन सिटी से करीब 50 किलोमीटर दूर एक जगह है शाद नगर। इसी टाउन में एक वेटरनरी डॉक्टर रहती थी, यानी कि जानवरों की डॉक्टर प्रियंका रेड्डी। उनकी उम्र करीब 27 साल थी। वैसे तो इनका घर शाद नगर में ही था, लेकिन ये अपने घर से करीब 30 किलोमीटर दूर शामशाबाद नाम की जगह पर जाती थी ड्यूटी करने के लिए, यानी इनका क्लिनिक शामशाबाद में था। इनके पास एक स्कूटी थी और ये इससे ही आती जाती थी। इनके घर से क्लिनिक के बीच में एक टोल नाका भी पड़ता है, टोडूपल्ली टोल प्लाजा। डॉक्टर के लिए घर में क्लिनिक से दूरी बहुत ज़्यादा थी। इनको एक स्कूटी से इतनी दूर तक आने में दिक्कत होती थी, इसलिए ये अपनी स्कूटी को टोडूपल्ली टोल प्लाजा के पास पार्किंग में पार्क कर देती थी और बाकी की दूरी किसी टैक्सी या कैब से तय करती थी। यही इनका रोज़ का रूटीन भी था, घर से टोल प्लाजा आना और उसके बाद फिर कैब या टैक्सी लेकर क्लिनिक में जाना। अब आती है एक तारीख, 27 नवंबर 2019। ये भी एक आम दिन था। प्रियंका रोज़मर्रा की तरह अपने रूटीन को फॉलो करती हैं। घर से स्कूटी चलाकर ये टोडूपल्ली टोल प्लाजा पर पहुंची और वहां की पार्किंग ग्राउंड में अपनी स्कूटी को पार्क कर दिया। फिर ये यहां से कैब बुक करके अपने क्लिनिक पर जाती हैं। यहां पर इन्होंने पूरा दिन काम किया, अपनी ड्यूटी निभाई। ड्यूटी खत्म होने के बाद इनका एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट भी था। इन्हें किसी तरह की एक स्किन प्रॉब्लम थी, इसलिए इन्हें स्किन के डॉक्टर से मिलना था। शाम के टाइम पर इनका अपॉइंटमेंट था। ड्यूटी ख़त्म होने के बाद ये उन स्किन के डॉक्टर से मिलती हैं, अपना चेकअप कराती हैं। यही सब कराने धराने में इनको रात के 9 बज गए। घर वालों को ये पता था कि प्रियंका ड्यूटी के बाद स्किन डॉक्टर के पास जाएंगी, इसलिए उन्हें कोई भी चिंता नहीं थी। और चिंता करें भी तो क्यों, बेटी तेज़ तर्रार थी, सेल्फ डिपेंड थी, अपना सारा काम खुद से कर लेती थी। परेशान होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो रात के 9:18 पर प्रियंका कैब से टोल प्लाजा पर आती हैं। यहाँ से इनको अपनी स्कूटी लेकर के घर जाना था। टोल नाके पर आकर इन्होंने देखा कि इनकी स्कूटी के पिछले टायर में बिल्कुल भी हवा नहीं है, टायर पंचर है। रात काफ़ी हो चुकी थी, केवल ट्रक ही उस हाईवे से गुजर रहे थे। इन्होंने अपनी स्कूटी को एक ट्रक के पीछे खड़ा कर किया हुआ था। यह वहाँ पर अकेली लड़की थी, आसपास केवल आदमी ही थे, ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर्स थे। सभी लोग इस अकेली लड़की को घूर घूर कर देख रहे थे। अब प्रियंका को ये देखकर थोड़ा सा डर भी लगा। ये अपनी स्कूटी के पास परेशान खड़ी थी। इतने में एक ट्रक ड्राइवर 26 साल का मोहम्मद आरिफ प्रियंका के पास आता है, एक अकेली लड़की की मदद करने के लिए। प्रियंका उसकी नज़रों को पहचान जाती है कि ये मदद के लिए नहीं आया है, कुछ गलत कर सकता है। प्रियंका इसको मना कर देती है कि मुझे कोई भी मदद नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके ही ट्रक के पीछे प्रियंका अपनी स्कूटी को खड़ी किए हुए थी। प्रियंका को थोड़ा डर लगने लगा, इसलिए 9:22 तक इसने अपनी बहन को फ़ोन किया और उसको सारी चीज़ें बताई कि स्कूटी पंचर है। रात काफ़ी हो चुकी है, कोई मदद के लिए दिख नहीं रहा है, सभी लोग मुझे ही घूर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। बहन कहती है तुम अपनी स्कूटी को वहीं पर छोड़ दो।
और किसी से लिफ्ट लेकर घर चली आओ। ये कहती हैं कि यहाँ से केवल ट्रक और लॉरी ही गुजर रहे हैं। अगर कोई फैमिली गाड़ी गुजरती तो मैं मदद ले भी लेती। और मैं स्कूटी को यहाँ पर कैसे छोड़ दूँ? कल वापस इधर कैसे आऊँगी? और अगर रात भर में मेरी स्कूटी को किसी ने चोरी कर लिया तो मैं क्या करूँगी? आमतौर पर एक मिडिल क्लास का इंसान यही सोचेगा कि अपनी गाड़ी को एक सुनसान इलाके में कैसे छोड़ सकते हैं। और यही चीज़ प्रियंका ने सोची। लूटपाट से ज़्यादा का बुरा ख्याल प्रियंका के मन में आ ही नहीं रहा था, इसलिए वे वहीं पर रुकी रहती हैं। पहली बार जो आदमी मदद करने के लिए आया था, उसके जाने के बाद दूसरा लड़का प्रियंका की मदद करने के लिए आता है। उसका नाम था जोलू शिवा। ये अकेली लड़की के पास जाता है, उससे बात करता है, थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। ये उस लड़की से स्कूटी भी लेता है और पंचर की दुकान पर चला जाता है उसे ठीक कराने के लिए। थोड़ी देर के बाद ये वापस से प्रियंका के पास आता है और कहता है कि पंचर की दुकान बंद है, आगे एक और दुकान है, वो शायद खुली होगी, लेकिन वो थोड़ी दूर है, स्कूटी को ट्रक में से लेकर जाना पड़ेगा। प्रियंका मना कर देती है और इसके बाद जोलू शिवा वहाँ से चला जाता है। जब जोलू शिवा मदद करने के लिए आया तो प्रियंका अपनी बहन से फ़ोन पर बात कर रही थी। जो बातें जोलू शिवा कह रहा था फ़ोन पर बहन भी सुन रही थी। जब ये स्कूटी को ठीक कराने के लिए ले गया, प्रियंका अपनी बहन से कहती है, तुम फ़ोन मत काटना, कुछ ना कुछ बात करती रहना ताकि इसे अकेलापन ना लगे और डर भी कम लगे। 9:22 पर प्रियंका ने अपनी बहन को फ़ोन किया था। 9:44 तक फ़ोन कट गया। थोड़ी देर के बाद बहन वापस से प्रियंका को फ़ोन करती है, लेकिन इस बार फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। बहन ने सोचा कि प्रियंका ने फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई होगी और वो कैब लेकर घर आ जाएगी। धीरे धीरे 2 घंटे बीत गए, लेकिन प्रियंका घर नहीं पहुंची। घर वालों को ये पता था कि बेटी इस टोल प्लाजा पर रुकी हुई है। जब इनसे रहा नहीं गया तो ये लोग अपनी गाड़ी से इस टोल प्लाजा पर जाते हैं। प्रियंका एक फिक्स जगह पर अपनी स्कूटी को पार्क किया करती थी। चूँकि प्रियंका अपनी स्कूटी को रोज़ इसी जगह पर पार्क करती थी, तो धीरे धीरे ये जगह प्रियंका के लिए फिक्स हो गई। और अब जब घर वाले टोल प्लाजा पर आकर पार्किंग वाली जगह पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर ना प्रियंका थी और ना ही स्कूटी थी। इनकी चिंता अब डर में बदल गई। ये आसपास के लोगों से पूछते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। अब छोटी बहन बहुत घबराने लगी थी और अब ये भागकर सबसे नज़दीक की पुलिस स्टेशन पर जाती है। रात के करीब 12 बज चुके थे। सबसे नज़दीक की पुलिस स्टेशन था साइबराबाद पुलिस स्टेशन। अब यहाँ से एक बहुत ही शर्मनाक खेल शुरू होता है। पुलिस पूछती है कि आपकी बहन एग्जैक्टली कहाँ पर थी। बहन पूरा एड्रेस बताती है। पुलिस कहती है कि ये एरिया हमारे जुडिशियल में नहीं आता, हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप शमशाबाद पुलिस स्टेशन में जाकर पता कीजिए। ये एरिया का गेम बहुत ही पुराना है और ये चीज़ इलीगल भी है। कानून कहता है कि पहले लोगों की मदद करो, बाद में अपना एरिया डिसाइड करो। यहाँ प्रियंका की बहन बहुत परेशान थी। ये भागी भागी जाती है शमशाबाद पुलिस स्टेशन। यहाँ पर वह रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए सारी कहानी बताती है कि मेरी बहन टोडूपल्ली टोल प्लाजा पर अकेली थी, उसकी स्कूटी पंचर थी। उसने मुझसे करीब 20 मिनट तक बात भी की थी। इसके बाद फ़ोन कट हो गया। थोड़ी देर बाद जब मैंने वापस से फ़ोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। 2 घंटे तक हमने उसके घर आने का वेट भी किया, लेकिन वो घर नहीं आई। जब हमने टोल प्लाजा पर आकर देखा तो वह वहाँ पर नहीं थी और ना ही उसकी स्कूटी थी। प्लीज़ आप लोग कुछ कीजिए, उसकी जल्दी से ढूंढने में मदद कीजिए। पुलिस इसके साथ स्पॉट पर पहुँचती है जहाँ से प्रियंका गायब हुई थी। ये लोग भी इस केस को सीरियस नहीं ले रहे थे। केवल तसल्ली के लिए ही उन्होंने इधर उधर ढूंढा, आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन प्रियंका का कुछ भी पता नहीं चला। घर वाले घबराए हुए थे। इन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी प्रियंका के बारे में बता दिया। सभी लोग बारी बारी से प्रियंका को कॉल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस भी अपनी छानबीन कर रही थी, इधर उधर पूछताछ कर रही थी, लेकिन इनको भी कोई सुराग नहीं मिला।
रात भर लोग प्रियंका को ढूंढते रहे, लेकिन वो नहीं मिली। 28 नवंबर 2019 की सुबह होती है। इस टोल प्लाजा से कुछ किलोमीटर दूर एक जगह है, चटनपल्ली। ये शायद नगर का एक बाहरी इलाका है। यहाँ से एक फ्लाईओवर निकल रहा था जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में था। चटनपल्ली गांव से एक दूध वाले इस फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहे थे। साइड में उन्होंने देखा कि कुछ जला हुआ पड़ा है। ये पास जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक लाश पड़ी थी जो जल चुकी थी। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। शमशाबाद पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। पुलिस इस स्पॉट पर पहुँचती है। लाश पूरे तरीके से जल चुकी थी, पहचानने लायक ही नहीं थी। पुलिस को लाश के पास से आधा जला हुआ दुपट्टा और गणेश जी का लॉकेट मिलता है। प्रियंका की बहन ने रिपोर्ट लिखाते समय ही शमशाबाद पुलिस को प्रियंका का हुलिया बताया हुआ था। पुलिस जब दुपट्टे को और लॉकेट को देखती है तो उन्हें कुछ शक होता है। उन्होंने तुरंत ही प्रियंका के घर वालों को फ़ोन कर दिया और चटनपल्ली अंडरपास पर बुला लिया। घर वाले यहाँ पर आते हैं। बहन से मिली हुई चीज़ों से प्रियंका की पहचान होती है। ये लाश प्रियंका की ही थी। पुलिस को आगे चलकर एहसास होता है कि यह मामला कितना संगीन है। उस जगह का बारीकी से निरीक्षण के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है और गला घोंटने से उसकी मौत हो गई है। बाद में बॉडी को मिट्टी के तेल से यानी कि केरोसिन ऑयल से जला दिया गया। जब यह खबर पब्लिक में आई तो पूरे हैदराबाद में हड़कंप मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए, दोषियों को पकड़ने की नारेबाजी करने लगे, कैंडल मार्च निकलने लगा। यह खबर धीरे धीरे हैदराबाद से पूरे देश में फैल गई। देश के अलग अलग कोने में लोग प्रदर्शन करने लगे, सड़क जाम करने लगे, प्रियंका के लिए न्याय की मांग करने लगे। हैदराबाद पुलिस को अब एहसास हुआ कि मामला कितना बड़ा है। पुलिस अब हरकत में आती है, अपनी पूरी ताकत लगाकर उन अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश करती है। टोल प्लाजा के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। रास्ते में जितने भी पेट्रोल पंप थे उनके भी सीसीटीवी फुटेज देखे जाते हैं। पुलिस को पता चल गया कि ये लोग कौन हैं। ये ट्रक ड्राइवर और उसके साथी थे। पुलिस को ट्रक का नंबर भी पता चल गया क्योंकि ये ट्रक 26 नवंबर से उसी पार्किंग ग्राउंड में पार्क था। नंबर के जरिए ट्रक के मालिक का पता लगाया जाता है। पुलिस ट्रक मालिक तक पहुंचती है। ट्रक मालिक ट्रक चलाने वाले के बारे में बता देता है कि इस डेट को इस ड्राइवर के पास इनका ट्रक था। पुलिस उस ट्रक ड्राइवर के पास पहुंचती है। उस ट्रक ड्राइवर का नाम था मोहम्मद आरिफ। पुलिस जब इसको पकड़ती है तो इसके जरिए और 3 लोगों के नाम का पता चलता है। इसके जरिए 3 और लोग पकड़े जाते हैं, जोलू शिवा, जोलू नवीन और चिंता कुंता। 27 नवंबर को सारा कांड हुआ। 28 नवंबर को बॉडी मिलती है और पुलिस सीरियस होकर के अपराधियों का पता लगाती है। 29 नवंबर तक चारों मेन अपराधी पकड़े जाते हैं। प्रियंका के घर वालों का कहना था कि अगर उस रात को ही पुलिस ने एरिया की लड़ाई को छोड़ करके इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो आज प्रियंका जिंदा होती। पुलिस अपराधियों को सीधे कोर्ट लेकर जाती है, फिर यहाँ से शमशाबाद पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। तब तक ये बात पूरे हैदराबाद में फैल चुकी थी कि अपराधी पकड़े जा चुके हैं और उन्हें शमशाबाद पुलिस स्टेशन लाया जा रहा है। लोगों ने इस पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया। लोग इतने गुस्से में थे कि अगर चारों अपराधी यहाँ पर लाए गए तो चाहे कितने भी पुलिस वाले इनकी सुरक्षा कर लें, लेकिन पब्लिक उन अपराधियों को मार डालेगी। पुलिस को उन चारों की सुरक्षा भी करनी थी, इसलिए ये लोग कोर्ट से परमिशन लेकर के स्पॉट से लगभग 90 किलोमीटर दूर चेरलापल्ली जेल जाते हैं और अपराधियों को वहीं पर बंद कर देते हैं। इनसे पूछताछ नहीं होती है, लेकिन पुलिस अपनी छानबीन जारी रखती है। जहाँ से प्रियंका गायब हुई थी और जहाँ पर प्रियंका को जलाया गया था, इस स्पॉट से पुलिस को एक मोबाइल, घड़ी और डेटा बैंक मिलता है। इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए लेबॉर्ट्री में भेज दिया जाता है। 2 दिसंबर को पुलिस कोर्ट ने उन चारों से पूछताछ करने के लिए परमिशन लेती है। पुलिस को उनको कस्टडी में रखने के लिए 10 दिनों की परमिशन मिलती है।
4 दिसंबर से पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ के दौरान इन चारों से एक कहानी पता चलती है। जो भी इन्होंने प्रियंका के साथ किया वो बेहद ही दिल दहला देने वाला था। 26 नवंबर को ये चारों ट्रक लेकर टोचूपल्ली टोल प्लाजा पर आए थे। इनको अभी उधर से ऑर्डर नहीं मिला था कि कहाँ पर माल लेकर कहाँ पर जाना है, इसलिए ये लोग टोल प्लाजा के पार्किंग में रुके हुए थे। 27 नवंबर की शाम को 5 बजे प्रियंका अपनी स्कूटी से उस टोल प्लाजा के पार्किंग में आती है और इन्हीं चारों के ट्रक के पीछे ही स्कूटी खड़ी कर देती है। ट्रक एक ही था और ये चारों साथ में थे। इसके बाद प्रियंका कैब लेकर अपने क्लिनिक चली गई। जब उन चारों ने प्रियंका को देखा तो इन्होंने उसके साथ गलत करने का प्लान बना लिया। जब प्रियंका वहाँ से चली गई तो जोल्लू नवीन उसकी स्कूटी के पास जाता है और उसके पिछले वाले टायर को पंचर कर देता है। इसके बाद ये लोग प्रियंका के वहाँ आने का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने के दौरान इन्होंने खूब जमकर शराब पी। जब तक वह लड़की यहाँ पर आई तब तक ये लोग 1.5 बॉटल शराब पी चुके थे। इसके बाद ही आरिफ प्रियंका की हेल्प के लिए आता है। जब वह मना कर देती है तो जोल्लू शिवा हेल्प के लिए आता है। यह लड़का स्कूटी को पंचर की दुकान पर ले जाने का नाटक करता है। इसके बाद जब प्रियंका ने इससे आगे की मदद लेने से मना कर दिया तो यह लड़का वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान प्रियंका फ़ोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी। 9:44 तक फ़ोन कट हो गया। आसपास के लोग भी कम होने लगे। इन चारों को लगा कि यही मौका है। इन लोगों ने वहीं पर लड़की का गैंगरेप किया। जब मदद के लिए चिल्लाने लगी तो इन्होंने उसको ज़बरदस्ती शराब पिलाई और मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया। जब सबका काम हो गया तो इन्होंने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। अब बॉडी को ठिकाने लगाना था। इन्होंने बॉडी को कंबल में लपेटकर ट्रक के पिछले वाले हिस्से में रख दिया। 2 लोग ट्रक में थे और 2 लोग उस पंचर स्कूटी को चला रहे थे। ट्रक से दोनों लोग बॉडी को एक सुनसान इलाके में लेकर गए। इधर इन स्कूटी को चलाने वालों का काम था कि पेट्रोल लेकर आए। जब इन चारों में से 2 पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए गए तो सीसीटीवी ने एक को कैप्चर कर लिया। पेट्रोल पंप पर काम कर रहे एम्प्लॉय ने पानी की बोतल में पेट्रोल देने से मना कर दिया। इसके बाद ये लोग भी ट्रक के पीछे पीछे चल दिए। इनके पास एक स्टोव था जिसमें केरोसिन ऑयल था। ये उसमें से केरोसिन ऑयल को निकालते हैं और फ्लाईओवर के नीचे बॉडी को ले जाकर जला देते हैं। 5-10 मिनट तक ये वहीं पर रुकते हैं, फिर ये वहाँ से चले जाते हैं। बाद में पुलिस इनके बताए हुए जगह से प्रियंका की स्कूटी को भी बरामद करती है। इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होता है क्राइम को रिक्रिएट करना, ताकि क्राइम को और भी डिटेल से समझा जा सके और सबूत कहाँ कहाँ से मिल सकता है ये भी पता चल सके। इसलिए 5 दिसंबर को पुलिस रात के समय इन चारों को स्पॉट पर लेकर जाती है जहाँ पर इन्होंने अपराध को किया था। पुलिस इनको सुबह में लेकर जाती है, लेकिन लोगों की भीड़ को काबू करना बहुत मुश्किल होता और सही से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर पाती। इसलिए 5 दिसंबर की रात में पुलिस इन्हें स्पॉट पर लेकर जाती है। पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया, क्राइम को रिक्रिएट किया गया, कैसे कैसे इन्होंने कांड को अंजाम दिया। इन सब चीज़ों में 6 दिसंबर की सुबह हो गई। सुबह क्या, भोर का समय था। 4:30 या 5 बज रहे थे। चटनपल्ली गांव में जहां इन्होंने बॉडी को ठिकाने लगाया था, यहां चारों अपराधियों में से आरिफ और चिंताकुंता ने पुलिस की पिस्टल को छीन लिया और गोलियां चलाने लगे। पुलिस को डराने धमकाने लगे। बाकी के 2 लड़कों ने ज़मीन से डंडा और पत्थर उठा लिया और पुलिस वालों पर हमला करने लगे। इनके पास मौका था, ये लोग मैदान की तरह भागना शुरू कर देते हैं। पुलिस इनको बोल रही थी कि सरेंडर कर दो। इन चारों के चक्कर में 2 पुलिस वाले भी घायल हो चुके थे। जब पुलिस को लगा कि ये रुकने वाले नहीं हैं तो इन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और उन चारों का इनकाउंटर कर दिया। गोलियों की आवाज़ से पूरा गांव गूंज उठा। लोग अपना काम धाम छोड़ करके स्पॉट पर आने लगे, जिसके बाद हल्ला हो गया कि चारों अपराधी इनकाउंटर में मारे गए। इस खबर से लोग बहुत खुश होते हैं। जगह जगह पर पुलिस के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं।
आधे लोग तो पुलिस की तारीफ कर रहे थे, लेकिन आधे लोग बोल रहे थे कि पब्लिक के प्रेशर की वजह से पुलिस ने उन चारों को प्लान करके इनकाउंटर कर दिया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, जो ऐसा हो ही गया। लेकिन जो भी हो, 10 दिनों के अंदर अंदर प्रियंका को इंसाफ मिल गया। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी बेहद ही मार्मिक और दिल दहला देने वाली है। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।